आपसे पूछ सकता हूँ, ठीक है, जब तक कि बाकी बच्चे जुड़ते हैं हमारे साथ। एक बार आप सभी लोग रिवीजन कीजिए जो भी हमने पढ़ा है। अरावली, विंध्य, सतपुड़ा से लेके मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, सब चीजों को एक बार देखिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग राम गुड बहादुर जी। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। और जितनी भी चीजें बताई जाती हैं आप लोग उसको रिवाइज करेंगे घर में। मैं कहता हूं आप ज्यादा नहीं, केवल 15-20 मिनट भी उसको देखेंगे एक बार, तो आपको अपने आप दिमाग में बैठेंगी चीजें, ठीक है। तो एक बार रिवाइज कीजिए। मार्क कर, रोड पर चला जाता। अरे वो पर्स लगे, हमारा कौन लेगा? अच्छा, सोनू भट्ट सर लेके थे वो पहला पेन। मैं तो कल एक आपने दूसरा दिया था ना। देखो होगा तो सही कर। ये टीचर, कोई टीचर लेके होगा है ना। अच्छा, पीछे क्लास चलती है क्या इस टाइम? लिखा तो सही जा रहा है। थोड़ा बड़ा बड़ा लिखता हूँ ना, तो इसलिए वो जगह दे देता है। सभी लोग एक बार रिवीजन कर लीजिए। कौन है? किसका माइक आना है आप कर लीजिए प्लीज। माइक किसका ऑन हो रखा है ये? एक मिनट, कोई नहीं मैं कर देता हूँ। मैंने कर दिया सर। मालवा प्लेट्यू हमने पढ़ लिया था ना कल। बघेलखंड, छोटा नागपुर, भारत का रुर, ये भी हमने पढ़ लिया था। डेक्कन प्लेट्यू का हिस्सा भी देखना है हमें आज। उससे पहले आप लोग मुझे बताएं जरा, हमने जो कल पढ़ा है, हम लोगों ने पढ़ा है अब तक ट्रांस हिमालय, हम लोगों ने पढ़ा है महान हिमालय, ठीक है, हम लोगों ने अरावली, विंध्य, सतपुड़ा, ये सब चीजें पढ़ ली हैं। आप मुझे बताइएगा जरा, अरावली पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बोलिए। गुरु शिखर। कहां पर है गुरु शिखर? माउंट आबू, राजस्थान। दूसरा, विंध्य पर्वत श्रेणी में, विंध्यन रेंज में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुडविल पीक, सद्भावना शिखर या कालूमार पीक। कहां पर है? एमपी। तीसरा, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी आप बताइए मैडम कौन सी है सतपुड़ा श्रेणी में? याद कीजिए, मध्य प्रदेश में मैंने आपको बताया था।
महादेव पहाड़ी पर? धूपगढ़। धूपगढ़। कौन सी है? धूपगढ़। ठीक है, याद रखना है। ट्रांस हिमालय में सबसे ऊंची चोटी आयुष कौन सी है? K2 गॉडविन ऑस्टिन। कहां पर है? पीओके। ठीक है, नेक्स्ट आप बताइए, ग्रेट हिमालय में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ठीक है आयुष, आप मुझे बताइए, एंडीज पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी पड़ी थी? ऑप्शन दे रहा हूं आपको, दो। माउंट मैकिनले, माउंट कॉसिस्को, सुना है? माउंट कॉसिस्को सुना है? आपने सुना है? देनाली किसका नाम था? कहां पड़ा था? आप बताइए, रॉकीज की सबसे ऊंची चोटी या नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी? अलास्का श्रेणी में पड़ी थी आपने? सब भूल गए? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एंडीज पर्वत भी हमने पढ़ा था, रॉकीज पर्वत भी हमने पढ़ा था। कहां है एंडीज पर्वत? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एंडीज पर्वत कौन से महाद्वीप में है? नॉर्थ अमेरिका, साउथ साउथ अमेरिका? अमेरिका। साउथ अमेरिका में। ठीक है, साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी एंडीज पर्वत में है, नाम बताइए। अरे अकांकागुआ पढ़ा था आपने? क्या पढ़ा था? माउंट अकांकागुआ। नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी अलास्का रेंज, एक पड़ी थी ना, अलास्का और ब्रुक्स रेंज, जिनके बीच में एक नदी बहरी थी। कौन सी बहरी थी वो? यूकॉन नदी। कौन सी सबसे ऊंची चोटी पड़ी थी? मैकिनले। देनाली, क्या बोलते हैं उसको? माउंट देनाली। भूल क्यों जाते हैं आप? अच्छा अफ्रीका में बताइए, आप बताइए मैडम, आप थी अफ्रीका के टाइम पे? हमने अफ्रीका पढ़ा था, आप नहीं थी? पीछे आप थे अफ्रीका के टाइम पे? अफ्रीका पे कौन सी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? किलिमंजारो। कौन सी है? किलिमंजारो। और फिर कौन सी है? माउंट केनिया। कौन सी है? माउंट केनिया। अफ्रीका का एक्टिव वॉल्केनो कौन सा था? माउंट कैमरून। वेरी गुड, इसको याद है, माउंट कैमरून। हमने एक पढ़ी थी ड्रैकन्सबर्ग रेंज, कहां पढ़ी थी आयुष? ड्रैकन्सबर्ग अफ्रीका में ही, कहां? नीचे साउथ अफ्रीका में। हमने एक पढ़ा था डेजर्ट, नामीब डेजर्ट, कौन से महाद्वीप में था? नामीब मरुस्थल, अफ्रीका में ही। रॉकीज अफ्रीका में ही, नामीबिया। हमने एक पढ़ा था पैटागोनियन डेजर्ट, पैटागोनिया का मरुस्थल कहां था? पैटागोनिया साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में, बिल्कुल नीचे आ जाएंगे, अर्जेंटीना वाला हिस्सा। नेक्स्ट हमने एक पढ़ा था अटाकामा डेजर्ट, कौन से महाद्वीप में पढ़ा था अटाकामा? साउथ अमेरिका में। हमने पढ़ा था एक डेजर्ट जिसका नाम था कालाहारी, हाँ मतलब है बीबी कालाहारी, कहां पढ़ा था? अफ्रीका में। कहां पर? अफ्रीका में कहां? नीचे की तरफ। कौन से देश थे? नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका। हमने एक पढ़ा था हॉर्न ऑफ अफ्रीका, कौन से देश आते हैं उसमें? कोई बताएगा ऑनलाइन? सर अफ्रीका। जिबूती। हाँ सही है। जिबूती, इथोपिया, सोमालिया और इरिट्रिया। इरिट्रिया। नाम याद रखने हैं, इनके नाम याद रखने हैं आपको, क्योंकि यह क्षेत्र आजकल चर्चा में है। हूती विद्रोहियों के कारण, हूती विद्रोहियों जो इजराइल के ऊपर एक प्रकार से अटैक करने का भी प्रयास कर रहे हैं लगातार, हालांकि अमेरिका उनका प्रयास विफल कर रहा है। ये पूरा क्षेत्र जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, लाल सागर जुड़ता है भूमध्य सागर से किस माध्यम से? क्या बोलिए? स्वेज कैनाल। कौन सी? स्वेज कैनाल, जो कब ऑपरेट हुई थी? कब से स्टार्ट हुई स्वेज कैनाल? 17 नवंबर 1869। 17 नवंबर, अभी कुछ दिनों पहले था ना, नवंबर तो चल रहा है। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न मुझे बताइए, जापान में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा था? हाँ बोलो बोलो, ठीक बोल रहे हो। होकाइडो। कौन सा था? होकाइडो। याद है कि भूल गए? होकाइडो। कच्चा दीवू आइलैंड कहां पे है? कौन से ओशन में है कच्चा दीवू आइलैंड? इंडियन ओशन में होगा। और कौन सी कंट्रीज के बीच में? इंडिया और श्रीलंका के बीच में विभाजित। एक हमने पढ़ा था पाक जल संधि, पाक स्ट्रेट, किस किस को जोड़ती है? हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, या फिर गल्फ ऑफ मन्नार को बे ऑफ बंगाल से। गल्फ ऑफ मन्नार की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से जोड़ती है। याद रहेगी बातें? चलिए, तो हमने भारत के जब भूआकृतिक प्रदेश देखे, भूआकृतिक प्रदेशों में हमने ग्रेट हिमालय पढ़ लिया, मतलब हिमालयस पढ़ लिया, प्लेन्स पढ़ लिया। नॉर्दर्न प्लेन्स याद है, भाबर, तराई, बांगर, खादर और डेल्टा, याद है सारा। फिर हमने अरावली पढ़ लिया, फिर हमने विंध्या पढ़ लिया, हमने सतपुड़ा पढ़ लिया। अब हम आ गए थे ईस्टर्न हिस्से में, जहां पे अब छोटा नागपुर का पठार देख रहे थे, जहां पर हम महानदी बेसिन देख रहे थे। और तीसरी चीज, मैंने एक चीज आपको लिखा भी दी थी शायद, छोटा नागपुर का पठार लिखा था। इसके बाद मैं बात कर रहा था किसकी? महानदी बेसिन की। और फिर बात होगी किसकी? दंडकारण्य के पठार की। तो छोटा नागपुर का पठार आयुष किन किन राज्यों में फैला हुआ है? मुख्यतः किस राज्य में आता है? छत्तीसगढ़ और एमपी में। आप मुझे बताइए बेटा, पीछे छोटा नागपुर के पठार के फिर 3 अलग अलग डिविजन है, कौन कौन से हैं? राजमहल की पहाड़ियां हो गया, बहुत बढ़िया। रांची का पठार हो गया। हजारीबाग, हजारीबाग का पठार कौन सा हो गया? हजारीबाग का पठार। मैडम कौन सी नदी इनके बीच में बहती है जो डिवाइड कर देती है इसको, छोटा नागपुर पठार को 2 हिस्सों में बांट देती है, हजारीबाग का पठार और रांची का पठार? दामोदर। हाँ दामोदर। आप क्यों नहीं बोल रही हैं? दामोदर नदी। कौन सी नदी? दामोदर। आपको पता है दामोदर नदी को एक टाइम पे किसी राज्य का शोक भी कहा जाता था? कोसी नदी, कोसी नदी को किस राज्य का शोक कहा जाता था? कहा जाता है बिहार सर, बिहार का। इसका बिहार का। और दामोदर को किसका कहा जाता था? बंगाल का। इसी पर एक परियोजना आई थी, दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर वैली प्रोजेक्ट, जो पहली पंचवर्षीय योजना में आपको जिक्र कर रहे थे, जिसमें भाखड़ा नांगल बांध की भी आपने बात सुनी थी, सुनी थी नहीं सुनी? दामोदर वैली प्रोजेक्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट रहा है। चलिए, अब हमने कहां तक जो लिखा था उसी के आगे कंटिन्यू करिए। हमने रोक दिया था अपने काम को कहां पर? कौन से पठार पे? दामोदर नदी बेसिन पर सर चल रहा था। छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक संसाधन कोयला क्षेत्र पे, इसलिए इसे रूढ़ प्रदेश की संज्ञा दी गई है। यहाँ तक हुआ था सर, उसके बाद क्वेश्चन चल रहा था। अच्छा, आगे बढ़िएगा। छोटा नागपुर पठार के बाद अब आगे बढ़िएगा, हेडिंग डालिएगा महानदी बेसिन। महानदी का बेसिन, बेसिन मैंने आपको कल बताया था क्या होता है, महानदी बेसिन, ऐसी हेडिंग डालिए। इसमें लिखिएगा छत्तीसगढ़ बेसिन, छत्तीसगढ़ बेसिन को महानदी बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। छत्तीसगढ़ बेसिन को महानदी बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। आपको पता है इस क्षेत्र की फेमस नदी है महानदी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये जो राज्य पड़ते हैं, जिसका विस्तार, जिसका विस्तार भारत के छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा राज्य में है, जिसका विस्तार भारत के छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा राज्यों में है। इसका राज्यों में है, पूर्ण विराम। नेक्स्ट पॉइंट, इसका निर्माण अवतलन या धसाव, इंग्लिश वाले ब्रैकेट में लिख सकते हैं डिप्रेशन, अवतलन या धसाव की प्रक्रिया द्वारा हुआ है, धसाव की प्रक्रिया द्वारा हुआ है, प्रक्रिया द्वारा हुआ है, पूर्ण विराम। छत्तीसगढ़ बेसिन, अगला पॉइंट, छत्तीसगढ़ बेसिन छोटा नागपुर के
रांची पठार को, छत्तीसगढ़ बेसिन छोटा नागपुर के रांची पठार को, छोटा नागपुर का रांची पठार समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा है? एक्चुअली ये रीजन जो है एक ही एरिया है, लेकिन अलग अलग नाम से अलग अलग स्थानों पे उसको जाना जाता है। हमने सबसे पहले इधर कौन सी पहाड़ियां पढ़ी थी अभी यार, फेमस फेमस राजमहल। कौन सी पहाड़ी के नाम आए यहाँ पे जिक्र? राजमहल की पहाड़ी। ये भी प्रायद्वीपीय भारत का भाग है। फिर नीचे बात करी हमने छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार उसके दो हिस्से कर दीजिए। कौन सा हिस्सा है ऊपर? हजारीबाग। कौन सा पठार है? हजारीबाग। तो हजारीबाग खुद किसका भाग है? छोटा नागपुर का। नीचे कौन सा पठार है? रांची का पठार। रांची राजधानी भी है। कौन सा पठार है? रांची का। अब फिर नीचे और आगे आगे तो अब छत्तीसगढ़ उड़ीसा का क्षेत्र और दंडकारण्य का पठार पड़ता है, और इनके बीच में नीचे आप आ रहे हैं तो दंडकारण्य का पठार का क्षेत्र है। इनके बीच में जो ने सेपरेट कर रहा है वही आप लिख रहे हैं। कौन सा बेसिन है? महानदी बेसिन। यानी दोनों तरफ पठार और बीच में डिप्रेशन, जिस डिप्रेशन को आप लिख रहे हैं। डिप्रेशन मतलब निचला हिस्सा जिसका अवतलन हुआ है। तो लिखिए आगे क्या लिखा आपने? छत्तीसगढ़ बेसिन कॉमा छोटा नागपुर के रांची पठार को, छोटा नागपुर के रांची पठार को दंडकारण्य पठार से, दंडकारण्य पठार से अलग करता है। छत्तीसगढ़ बेसिन कॉमा छोटा नागपुर के रांची पठार को दंडकारण्य पठार से अलग करता है तथा तथा स्वयं महानदी, तथा स्वयं महानदी के द्वारा तथा स्वयं महानदी के द्वारा छोटा नागपुर का पठार छोटा नागपुर का पठार दंडकारण्य पठार से अलग होता है। तो इस क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? महानदी, जो प्रायद्वीपीय भारत की एक महत्वपूर्ण नदी है। तथा स्वयं महानदी के द्वारा छोटा नागपुर पठार के से दंडकारण्य का पठार अलग होता है। या अगला पॉइंट, यहां पर महानदी, यहां पर महानदी तथा उसकी सहायक नदियां, यहां पर महानदी, महानदी का डेल्टा कहां बनता है आयुष? उड़ीसा राज्य में। यहां पर महानदी तथा उसकी सहायक नदियां जैसे शिवनाथ, शिवनाथ कौमा हसदो, हसदो, तुम मत हंसना, नदी का नाम है हसदो, हसदो कौमा मांड आदि प्रवाहित होती हैं, आदि प्रवाहित होती हैं। स्टार पॉइंट, आदि प्रवाहित होती है। अगला पॉइंट स्टार पॉइंट, महानदी बेसिन में, महानदी बेसिन में गोंडवाना क्रम की संरचना पाई जाती है, क्योंकि पूरा प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड का भाग रहा है। महानदी बेसिन में, चाहे छत्तीसगढ़ बेसिन बोलूं चाहे महानदी बेसिन बोलूं, बात एक ही है। महानदी बेसिन में गोंडवाना क्रम की, गोंडवाना क्रम की संरचना पाई जाती है। गोंडवाना क्रम की संरचना पाई जाती है कौमा जिसके कारण यहां कोयला भंडार की प्रचुर उपलब्धता है, जिसके कारण यहां कोयला भंडार की प्रचुर उपलब्धता है, जिसके कारण यहां कोयला भंडार की प्रचुर उपलब्धता है। कौन सा क्षेत्र हो गया ये? महानदी बेसिन। अगली हेडिंग,
अगला लिखिए दंड कारण्य का पठार। लिख पाएंगे दंड कारण्य? दंड कारण्य का पठार, दंड कारण्य का पठार। लोकेशन याद रखना सारे पठारों की, कौन सा कहां पे है। लिखिए इसका विस्तार, इसका विस्तार छत्तीसगढ़, कौमा उड़ीसा, कौमा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का पूर्वी हिस्सा जो सेंट्रल इंडिया में आता है, कौमा आंध्र प्रदेश, एवं तेलंगाना तक है। मैंने कौन कौन से राज्य बोले आपको? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, 5 राज्य बोले। नेक्स्ट पॉइंट, यह अत्यंत ही उबड़ खाबड़ व अनउपजाऊ क्षेत्र है, कौमा लेकिन खनिज संसाधनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है। रुकिए जरा, आपकी जानकारी के लिए आपको बताया जाए, ये दंडकारण्य का क्षेत्र है, इसका विस्तार आप देख रहे हैं 5-5 राज्यों में है। बहुत ही अपवर्ड डाउनवर्ड एरिया है, डेंसली फॉरेस्ट वाला क्षेत्र भी है इधर। अब ये क्षेत्र वो क्षेत्र है जो संसाधनों की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है, लेकिन इस क्षेत्र का भूगोल जो पॉलिटिकली भी आप देखिए और ज्योग्राफिकली भी देखिए, इस क्षेत्र का भूगोल तो आप देख ही रहे हैं कैसा क्षेत्र है। साथ ही साथ यहां पर 4-4, 5-5 राज्यों की सीमाएं आपस में एक हो रही हैं। ऐसा क्षेत्र भारत में जो नक्सलवाद का केंद्र है, गढ़ है। पहले तो नक्सलवाद भारत में बहुत सारे राज्यों तक फैल गया था, अब नक्सलवाद धीरे धीरे सीमित होता गया है पिछले कुछ वर्षों में, और उनका जो सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन है इसी के अंतर्गत आप देखते हैं एक एरिया पड़ता है बस्तर। बस्तर का पठार आपने सुना होगा, और ये जो पूरा क्षेत्र है, दंतेवाड़ा का नाम आपने सुना होगा, बस्तर का नाम आपने सुना होगा, गढ़चिरौली नाम आपने सुना होगा, अलग अलग नाम सुने होंगे आपने। ये एरिया काफी आपस में, इधर क्या है, बहुत सारे राज्यों की सीमा आपस में मिल रही है, तो नक्सलवादी अपनी बहुत गतिविधियां यहाँ पर रखते हैं, बहुत एक्टिव रहते हैं, और कई बार कुछ एक घटना को अंजाम देके वो एक राज्य से दूसरे राज्य की सीमा में प्रवेश कर देते हैं, फिर दूसरे राज्य से तीसरे राज्य की सीमा में प्रवेश कर देते हैं। उनको पकड़ना बहुत मुश्किल भी हो जाता है। तो नक्सलवादी गतिविधियों का एक केंद्र है कौन सा क्षेत्र? दंडकारण्य का पठार। और अभी भी यहां पर आप देखिए बड़े स्तर पर, जैसे ये अभी हमारे साथ एक स्टूडेंट है राम बहादुर जी, ये इसी क्षेत्र, आप इसी क्षेत्र में है राम बहादुर जी अभी? जी सर, दंतेवाड़ा में है सर। हाँ, तो यहाँ कैसी ऐसे आपको क्या क्या दिक्कतें सामना करनी पड़ती है, कैसा यहाँ का भूगोल है, कैसे जंगल है, और क्या क्या जैसे आपके ऑपरेशन वगैरह होते हैं, तो किस प्रकार से मतलब आपको यहाँ समस्याओं का सामना करना पड़ता है? यहाँ सर बहुत घना जंगल है सर, और पानी के लिए असुविधा है सर। हाँ, और दूर दूर तक जो यहाँ आदिवासी हैं तो, और जैसे 70 साल पहले नव पाषाण काल की स्थिति थी, आज भी यही स्थिति यहाँ की थी। इनके लिए मतलब कोई विज्ञान या कोई शिक्षा का अभाव के कारण यहाँ की दुर्दशा पहले ही जैसा है। आज भी ये लोग केवल चावल और चटनी और मटा जैसे जो लाल लाल चीटियां होती हैं, उसको भूज कर ये लोग खाते हैं आज भी। अच्छा, और आदिवासी शिक्षा क्षेत्र है ना बिल्कुल। पूरा, जंगल है क्योंकि जी जी यहाँ पे। जी। और वैसे क्या दिक्कतें और आती है आपको, जैसे ऑपरेशन आप लोग करते हैं जी, तो कितना दूरी पे वो नक्सली वगैरह जो है उनका कहाँ पर ठिकाना अंदर होगा जंगलों में उनका? वो एक पड़ता है सर अबूझमाड़ का जंगल, जो वहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता सर, सूर्य का प्रकाश जमीन तक नहीं पड़ता है। वो 750 वर्ग किलोमीटर में है।
हाँ आज तक अभी तक वहाँ फोर्स, अभी हम लोग 2-3 बार ऑपरेशन चला है, लेकिन आज तक वहाँ पर फोर्स पूरा कब्जा, अब कब्जा तक नहीं किए हैं। जहाँ पर अभी प्रेजेंट टाइम है, 74 साल बाद यहाँ तक अभी हम लोग पहुंचे हैं अभी। और आगे तक सरकार का मंशा है आगे कैंप लगाने का। जब तक कैंप लगेगा नहीं, तब तक धीरे धीरे 5-5, 10-10 किलोमीटर का एरिया रहता है हर कैंप का। अच्छा, तो अभी जो इलेक्शन हुए छत्तीसगढ़ के, तो इधर ही था आपका ड्यूटी लगी पहले फेज में जो जी इलेक्शन जी हुए? जी। अच्छा, जी सर, जी सर, इलेक्शन यहाँ पर कराना भी कई बहुत बार बड़ा चैलेंज है यहाँ पे। हाँ और है, मतदान कर्मी पूरा हेलीकॉप्टर से हम आए थे कैंप में, और उनको फिर 10 किलोमीटर तक अंदर जंगल में ले गए थे। करीब अच्छा 125 लोग एक बूथ पर थे हम लोग। अच्छा, जिस प्रकार से हमें और इंटरनेट से और इससे किताबों से जानकारी मिलती है कि ये क्षेत्र बहुत ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ है, आप इसको जरा जी सर, विस्तार ऐसे ही पूर्वक बता स्थिति है। सकते हैं कैसे दिक्कतें आती है इस कारण से? जी सर, यहाँ पर मतलब भौगोलिक स्थिति, मतलब जितने जम्मू से भी ज्यादा डेंजर है। यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति बहुत ज्यादा उबड़ खाबड़ है। पहाड़ी हम्म। क्षेत्र बहुत है, और पहाड़ी क्षेत्र उधर तो अधिक है, जंगल अधिक है, और जमीन मतलब प्लेन इलाका नहीं है, पूरा टोटल उबड़ खाबड़ जमीन है। ठीक है, और जो तो ये चीज, गढ़चिरौली है, वो महाराष्ट्र का बॉर्डर है। ठीक है ठीक है, तो महाराष्ट्र का ये, बॉर्डर है, उधर उड़ीसा मलकानगिरी का बॉर्डर है। हाँ, और कुंता जिला सुकमा का बॉर्डर है। और आंध्र प्रदेश से कुछ इलाका पड़ता है उधर ज्यादा। अभी हम लोग वहां तक नहीं पहुंचे हैं। तो वही क्षेत्र जो हम पढ़ रहे हैं वही आप अभी इस टाइम सर्विस कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना आप? जी जी और ये क्षेत्र, ये दिक्कतें जो सामने आती हैं कि जैसे एक घटना अंजाम देके दूसरे राज्य में चले जाना, फिर दूसरी जगह कुछ घटना अंजाम देके तीसरे राज्य में चले जाना, इस तरह की समस्याएं भी यहाँ पे बहुत सारी आती हैं, जिससे जी जी। स्कूल कानून अगर बनते व्यवस्था हैं सर, मेंटेन कर तो पाना स्कूल, मुश्किल है। हाँ, स्कूल अगर बनते हैं जो सरकारी सर, तो उसको नक्सली लोग अपना बम से उड़ा देते हैं। या रोड बनता है तो उसको बम से उड़ा करके उड़ा देते हैं उसको। फिर रात में, रात हम लोग दिन भर आरोपी लगाकर उसे बनाएंगे, रात में वो लोग फिर तोड़ देंगे। अच्छा, अभी ठीक है, जो हो। धन्यवाद, आपने जो अपनी ये जानकारी साझा की, तो आप समझ रहे हैं कितना यहाँ पे चुनौतीपूर्ण कार्य है, सर्विस दे रहे हैं वहां पे वो। तो यही क्षेत्र याद रखना, आपको कौन सा क्षेत्र हो गया? दंडकारण्य, सघन जंगल वाला क्षेत्र है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। भौगोलिक दृष्टि बहुत ज्यादा यहाँ पे देखिए आप किस प्रकार से उबड़ खाबड़ क्षेत्र है, और राजनीतिक रूप से भी आप देखिए, क्योंकि यहाँ पे 3-3, 4-4, 5-5 राज्यों की सीमाएं आपस में है। तो एक घटनाओं को अंजाम देके जो ये नक्सलवादी हैं, ये इधर से उधर ऑपरेट करते रहते हैं। हालांकि पिछले 10 वर्षों में आप देखिए नक्सलवादी घटनाओं में कमी आई है, और इनका क्षेत्र भी जो है कम हुआ है, लेकिन अभी भी ये जो क्षेत्र है बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड क्षेत्र है, यहाँ पर उस तरह से ऑपरेशन भी नहीं चलाया जा सकता, बहुत सघन जंगल है, और इनकी एक्टिविटीज जो है अंडरग्राउंड एक्टिविटीज होती रहती हैं। इसीलिए अब शिक्षा एक माध्यम हो सकता है जिससे आदिवासियों को अवेयर किया जाए, क्योंकि हमेशा जो भी, चाहे आतंकवादी हो, नक्सलवादी हो, कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, वो हमेशा किसका ढाल बनाती है? ढाल बनाती है सिविलियंस का। अभी आप इजराइल और हमास वाला वो देख रहे हैं, हमास, इजराइल पूरा अंदर घुस गया है, हमास है कहाँ? हमास, उसको समझ ही नहीं आ रहा है कहां पर जो वो ऑपरेशन चला रहा है, पूरा ऊपर से नीचे नीचे बढ़ता जा रहा है, उसके ठिकानों को टारगेट करना चाह रहा है। कई जगह उसमें देखो, कई जगह अस्पतालों में भी हमले हो रहे हैं, कई जगह इधर उधर अटैक कर रहा है, लेकिन वो एक्चुअली कहां से ऑपरेट करते हैं, वो एग्जैक्ट लोकेशन बता पाना, क्योंकि इसराइल ने तो कसम खा लिया कि पूरा का पूरा ये नेस्तनाबूद कर दूंगा मैं, जहां से इसका ऑपरेशन चलता है, जहां से इसको सारा ट्रेनिंग दी जाती है इसके लड़ाकों को। लेकिन वो एक्चुअल जगह कहां पे है? एक जगह, एक से ज्यादा जगह है, और क्या पता वो हमास के लोग उन कॉमन फिलिस्तीनी लोगों के बीच में ही छिपे होंगे, जैसे कश्मीर में हमें दिक्कत आ जाती थी, क्योंकि आतंकवादी कई बार घटनाओं देखे और वहीं गांव घूमे और आम लोगों के साथ मिल जाते हैं। अब चेहरे से तो आप बता नहीं सकते कि ये उस तरह का व्यक्ति है या इस तरह की एक्टिविटी कर रहा है। तो इस तरह की दिक्कतें हमारी सेना को या पैरामिलिट्री को, इस तरह की दिक्कतें आती रहती हैं, और ये आपके लिए इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिकली भी आप देख रहे हैं, और भूगोल में भी आप इसको देख रहे हैं कि किस प्रकार का यहाँ का भूगोल है, तो ये आपको समझना इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ जाइए इसमें, आगे लिखिए, गोदावरी की सहायक नदी, गोदावरी की सहायक नदी इंद्रावती, गोदावरी की सहायक नदी इंद्रावती का उद्गम, गोदावरी की सहायक नदी इंद्रावती का उद्गम इसी क्षेत्र से होता है। गोदावरी की सहायक नदी इंद्रावती का उद्गम इसी क्षेत्र से होता है। स्टार पॉइंट, भारत में, भारत में टिन धातु, टिन
भारत में टिन धातु दंडकारण्य पठार में भारत में टिन धातु दंडकारण्य पठार में स्थित बस्तर क्षेत्र में पाई जाती है। स्थित बस्तर क्षेत्र में पाई जाती है। आयुष, आपने आंतरिक सुरक्षा में नक्सलवाद पढ़ लिया है? ठीक है, सर आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। हाँ जी बोलिए। सर ये नक्सलवाद, माओवादी और उग्रवादी, इनमें अंतर क्या है, थोड़ा सा जानना चाह रहे हैं आपसे। आपने आंतरिक सुरक्षा में पढ़ा है इनको? यस सर, सर ने बताया, लेकिन सर थोड़ा सा आपसे पूछना है। देखिए, नक्सलवाद, माओवाद, उग्रवाद, ये सब एक प्रकार के रिबेलियन ग्रुप है। रिबेलियन मतलब जिन्होंने विद्रोह किया है, जो अपनी शासन व्यवस्था, देखिए होता क्या है, जैसे हम लोग सरकार की किसी स्कीम से, सिस्टम से इत्तेफाक नहीं रखते। उदाहरण के लिए, जैसे पिछले कुछ समय में आपने देखा होगा भारत में बहुत सारे विरोध प्रदर्शन हुए। जैसे CAA करके एक कानून आया था, आपको याद होगा, उसको लेकर यस सर, इसका बहुत विरोध प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन करा। यही नहीं, ये अग्निपथ स्कीम जो आई, अग्निवीर जिसमें बन रहे हैं, इसके आने के बाद भी भारत के युवा सड़कों पर आ गए, बहुत बड़े स्तर पर प्रदर्शन हुआ, और भी बहुत सारी चीजें हुई जिसके कारण प्रदर्शन हुआ। हम भारतीय संविधान में एक सिविलियन होने के नाते, मतलब हम भारत के सिटीजन हैं, हमारे पास लोकतांत्रिक अधिकार है कि हम सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, अपना विरोध अलग अलग माध्यमों से दर्ज करा सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं संविधान का अनुच्छेद 19 आप पढ़ चुकी है ना, आपको बताया था, हमारे पास प्रदर्शन करने का अधिकार है। अनुच्छेद 19 खंड 1 आप जब पढ़ते हैं, उसके अंतर्गत आपको 6 अधिकार मिलते हैं। लेकिन अधिकार किस प्रकार का है? शांतिपूर्वक एवं बिना हथियारों की। ये बात आपका संवैधानिक अधिकार आपको मिलता है कॉन्स्टिट्यूशन से। लेकिन जब आप बात करती हैं कि देश में रिबेलियन हो रहा है, विद्रोह हो रहा है, और उसमें आप हथियार का इस्तेमाल कर ले, हमने बोला शांतिपूर्वक एवं बिना हथियारों के। मेरे को सरकार से या मेरे को व्यवस्था से, शासन से किसी बात पर मतभेद है तो मैं अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता हूं, मैं विरोध कर सकता हूं, मैं उनके खिलाफ एक प्रकार से टिप्पणी कर सकता हूं, लेकिन मर्यादा में रहते हुए। ऐसा कुछ ना बोलूं जिससे आप ये समझिए कि देश में एक ऐसी भावना उत्पन्न हो कि सरकार विरोधी भावना भी कुछ हद तक एडजस्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आप ये सोचे कि हम हथियार पकड़ के सत्ता को पलट देंगे, सरकार को पलट देंगे, या सरकार के कानूनों को ही नहीं मानेंगे, देश के संविधान के तहत जो कानून है उसको वहां पर लागू नहीं होने देंगे, ये क्षेत्र मेरा है और यहां पर मेरा कानून चलेगा, तो इस तरह की व्यवस्था जब उत्पन्न करने की कोशिश की जाती है, इस तरह की सिस्टम को जब जनरेट किया जाता है, तो यहां पर इस तरह की दिक्कतें उत्पन्न होती हैं। अब जैसे आपने उदाहरण मेरे को प्रश्न किया कि सर नक्सलवाद, माओवाद, उग्रवाद, आतंकवाद है तो सब क्या एक प्रकार का विद्रोह है। सर ये लोग दहशत फैला करके ये लोग दहशत फैला करके, डर पैदा करके सर ये अपनी मांगे मनवाना चाहते हैं, लेकिन सर इनके नाम अलग अलग क्यों रखे गए ये जानना। हाँ, जैसे आतंकवाद की आप बात करनी है तो जो ऑपरेशन इंडिया के बाहर से हो रहे हैं, इंडिया के बाहर से आप देख रहे हैं, मतलब पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड है या किसी और कंट्री के द्वारा स्पॉन्सर्ड है, जो इंडिया को इंटरनली डैमेज करना चाहते हैं, तो वो जो भी आपकी एक्टिविटी, जब हम देखो शब्द भी कितने ध्यान से प्रयोग करते हैं, टेररिस्ट एक्टिविटी है। जैसे ये कसाब वगैरह भारत में आए, भारत में 26/11 का हमला हुआ, और इसके अलावा जैसे आप देखते हो कि भारत में पहले, अभी पिछले आप सरकारों में देखे, कभी मुंबई में ट्रेन के ऊपर अटैक हो गया, ब्लास्ट हो गया, हैदराबाद में ब्लास्ट हो गया, पटना में ब्लास्ट हो गया। जो एक्टिविटी आउटसाइड इंडिया स्पॉन्सर्ड है उनको हम टेररिस्ट एक्टिविटी में रखते हैं। लेकिन अब ये जो आपने बात की उग्रवाद की, जो हम नॉर्थ ईस्ट में फेस कर रहे हैं, या जो हमने बात की आपने इसकी नक्सलवाद की, नक्सलवाद, माओवाद। अब माओवाद शब्द जो है आप देखिए आपस में ये कहीं ना कहीं चीजें जुड़ी हैं। ये भारत में एक विचारधारा रही है, वामपंथी विचारधारा, जो आपको सर ने बताया होगा जब पढ़ा होगा, वामपंथी विचारधारा। और हिंदुस्तान एक ऐसा देश है वामपंथ, लेफ्ट आइडियोलॉजी। अब लेफ्ट आइडियोलॉजी का आप अगर बहुत बेसिक से जाए तो किस रूप में निकली, तो आपको बहुत पीछे जाना पड़ेगा। कार्ल मार्क्स का एक विचार रहा, और कार्ल मार्क्स ने, अब ये इसमें इकोनॉमिक्स भी ऐड हो जाएगी, क्योंकि एक तरफ पूंजीवाद था और एक तरफ देखो समाजवाद।
और हमारे संविधान में है ना लोक कल्याणकारी राज्य, लेकिन वो किस तरह का विचार है? तो वामपंथ, वाम जब भी हम शब्द बोलेंगे तो वाम का मतलब ही होता है लेफ्ट। जैसे बंगाल वगैरह में बहुत पॉलिटिक्स होती थी इसकी, केरला में भी आज वामपंथी सरकार है, वाम मोर्चा आपने सुना होगा। तो सीपीआई एक पार्टी आपने सुनी होगी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, एक यस सर। सीपीएम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट। आप देखिए विचार क्या है, पूरा का पूरा विचार इंटरनल सिक्योरिटी में आपने देखा भी होगा। पीछे से आप देखें तो इसको लेकर दुनिया, भारत की बात नहीं है ये, दुनिया भर में विचार रहा है। और केवल भारत में नहीं, लेफ्ट आइडियोलॉजी आपकी अफ्रीका के देशों में भी है, लेफ्ट आइडियोलॉजी आपकी यूएस में भी है, जो कि यूएस एक कैपिटलिस्ट कंट्री है, वहां पर भी आपने देखा होगा। सबसे पहले जिसका नाम आता है इसमें, एक बहुत बड़ा नाम है कार्ल मार्क्स। उनकी विचारधारा आप कभी पढ़िएगा, पूरा आप मतलब सोशियोलॉजी में इसको पढ़ते हैं, हिस्ट्री में भी आप देखते हैं कार्ल मार्क्स का क्या विचार था। फ्रेडरिक एंजल्स इनके साथ जो थे, इनके मित्र, उनका जो इन्होंने काम, दास कैपिटल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी आप देखते हैं, कम्युनिस्ट वर्ड। इसके बाद ना इसका प्रत्यक्ष रूप आपने देखा रशिया में, सोवियत रशिया आपने सुना होगा, एक नाम सुना आपने लेनिन का, लेनिन का नाम सुना होगा आपने, सुना है? यस सर। व्लादिमीर जो आपके एक लेनिन रहे हैं, और एक आपके रहे हैं कौन? स्टालिन, जोसेफ स्टालिन। इनका क्या विचार था? रशिया को कहां से कहां ले गए। फिर इसमें एक बड़ा नाम आता है जो आपने माओवाद पूछा, आपने चाइना के एक मतलब आप देखिए कम्युनिस्ट चाइना के फाउंडर माओ जेडोंग, हिंदी में बोलते हैं माओ से तुंग, माओ से तुंग। अब जब माओ के विचारों को मानते हैं, माओ को अपना लीडर मानते हैं, माओ द ग्रेट, तो उसके विचारों से जो विचारधारा निकली और उसको मानने वाले हो गए माओवादी। माओवादी मतलब माओ शब्द कहां से आ रहा है? माओ शब्द आ रहा है आपका माओ विचार को मानने वाले। और माओ कौन है? माओ चाइना के बहुत बड़े लीडर हुए हैं, माओ जिनका नाम था माओ जेडोंग, माओ से तुंग। उस वक्त बहुत अच्छे अच्छे नारे लगते थे, भारत चीन भाई भाई। नेहरू जी का दौर था, गुट निरपेक्ष आंदोलन का दौर था, लेकिन बाद में सारी कहानी पलटी 1962 जब भारत चीन युद्ध हुआ। जब उससे पहले जब हमारे यहाँ पे दलाई लामा साहब आ गए थे। तो माओवाद आप समझ रहे हो, ये थोड़ा चाइना की आइडियोलॉजी, क्योंकि चाइना कैसी कंट्री है? चाइना डेमोक्रेसी नहीं है। चाइना की जो रियल गवर्नमेंट थी, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, वो कहां चली गई है? ताइवान में सस्टेन कर रही है। और चाइना जो आज चल रहा है एक ही आइडियोलॉजी से चल रहा है। और इन घटनाओं के पीछे भी अगर आप देखें, जैसे राम बहादुर जी, इनको कहीं ना कहीं, अब इसको हम स्पष्ट रूप से तो नहीं बोल सकते, लेकिन कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट में जो इंसर्जेंसी है, उग्रवाद है, या फिर जो ये म्यांमार बॉर्डर से लगा हुआ क्षेत्र है, या फिर ये जो हमारे नक्सलवादी हैं, सर विदेशी शक्तियां हैंडल कर रही है, कहना चाह रहे ऐसा, या इनके पीछे चीन का एक सपोर्ट हो सकता है। हैं? यस सर, यही हम भी कह रहे जी, चाइना विदेशी शक्तियां हैंडल कर रही हैं जी। चाइना उसको बैक करता है, चाइना प्रॉब्लम भी क्रिएट करने की कोशिश करता है। और मुझे ये डर भी था, अभी मणिपुर में जो घटनाएं हो रही थी, आप समझ रहे हो, मणिपुर का बॉर्डर आप देख रहे हो किस प्रकार से सेंसिटिव बॉर्डर है, बगल में म्यांमार है, और म्यांमार पूरा का पूरा कंट्रोल में, क्योंकि म्यांमार में गवर्नमेंट रिजीम जो है पूरी मिलिट्री रूल है। और यहाँ पर इन लोगों के पास इतने तगड़े हथियार कैसे आ रहे हैं? और ये केवल चाइना ही नहीं ये भी करता, यूएसए ने। मणिपुर में सर, मणिपुर और म्यांमार में एक समझौता हुआ है 16 किलोमीटर का, जिसमें भारत में आने जाने की, मार्केट करने की उनकी सुविधा है। इसीलिए वो टेररिस्ट उसी का फायदा उठा करके वो लोग आते जाते हैं। मैं एकदम ओपन नहीं बोल सकता था, लेकिन इस चीज को हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, इन थोड़ा बातों को हम ऐसे पब्लिकली नहीं बोल सकते, बट अंदर खाने आप सब समझते हैं, और ये तो सर्विस में भी है, तो इसलिए बहुत चीजें बोलने की एक लिमिट होती है। बट हाँ, ये आपको ध्यान में रखना है कि कहीं ना कहीं बाहरी शक्तियां होती हैं जो इस तरह के ऑपरेशन चलाती हैं। आप अमेरिका को कम समझते हैं, अमेरिका खुद में अपने आप में ऐसी कोशिशें करता है। जितने बड़े बड़े आतंकवादी ग्रुप आज आप देखते हैं, इनको पैसा, हथियार अगेंस्ट, ये जो अफगानिस्तान का बेड़ा गर्क हुआ, ये पूरी दुनिया के ज्यादातर देशों का बेड़ा गर्क हुआ, इस बेड़ा गर्क के पीछे दो ही बड़ी शक्तियां रही हैं, एक तरफ अमेरिका और एक तरफ सोवियत रूस। आज जो हुती विद्रोही हैं, जो इजराइल के ऊपर हमला करना चाह रहे हैं और अंदर ही अंदर एक डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कौन कर रहा है? उनको ईरान सपोर्ट कर रहा है। अभी ईरान रशिया को सपोर्ट कर रहा है अगेंस्ट द यूक्रेन। अमेरिका दो फ्रंट में अब फंस चुका है, एक तरफ उसे यूक्रेन को भी सपोर्ट करना है, एक तरफ उसको किसको सपोर्ट करना है? एक तरफ उसको सपोर्ट करना है, इसको, इजराइल को। हमारे देश के अंदर आप देखो, बाहर से, जैसे हमारे सीडीएस साहब थे, जो आपने पूछा ना कि हमारे लिए सर इंटरनल सिक्योरिटी में क्या क्या तत्व है,
तो नक्सलवाद शब्द, देखो शब्द की बात करो तो नक्सलवादी आंदोलन आप पढ़ना, नक्सलवादी आंदोलन से बन गया नक्सलवाद। माओवादी, माओ की विचार को मानने वाले, यहां तक की बात की जाती है 1962 में जब भारत चीन युद्ध हुआ तो इनमें से कुछ लोग थे जो प्रो चाइना, ये चाइना के मतलब हिंदुस्तान पिट रहा है उस टाइम और वो चाइना का सपोर्ट कर रहे हैं। तो नक्सलवादी, माओवादी, उग्रवादी, ये वो ताकतें हैं जो हैं हमारे देश के लोग, हैं आप जैसे मेरे जैसे लोग, लेकिन ये देश की सरकार की नीतियों से, व्यवस्था से, या इनका ये मानना है कि सरकार हमारा शोषण करती है, हमारे संसाधनों पर अपना सर ये असंतुष्ट लोग हैं, सर ये असंतुष्ट लोग हैं जो असंतुष्ट है। उनको सरकार की नीतियों से, उनको सरकार पर भरोसा नहीं है, उनको इन तरह के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर भरोसा नहीं है, और वो अपना सिस्टम, वैसे भी हमारे संविधान ने, और इसमें सबसे ज्यादा बहलाना फुसलाना आसान किसके लिए होता है, जो कि हमारे कौन से लोग हो गए, आदिवासी लोग हैं। अब हर तरफ से उनका क्रिश्चियन मिशनरीज इस्तेमाल कर रही हैं, उनको बड़े स्तर पर ईसाई धर्म में परिवर्तित किया जा रहा है। इधर नॉर्थ, अब हर चीज बोली नहीं जा सकती, लेकिन आप खुद पढ़िए इसको, ईस्टर्न हिस्से में कितने, उड़ीसा में और ये छत्तीसगढ़ में और झारखंड में कितने बड़े स्तर पर ईसाई मिशनरियां, नॉर्थ ईस्ट के तो पूरे पूरे राज्य आप देखिए कन्वर्ट हो चुके हैं, नागालैंड जैसा आप देखिए, ये अपना काम कर रही हैं, उग्रवादी ताकतें अपना काम कर रही हैं, इतनी इंसर्जेंसी है। हमें नॉर्थ ईस्ट की प्रॉब्लम वैसे दिखती नहीं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में भी बड़ी समस्याएं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग समस्याएं हैं जिसको सरकार कंट्रोल करने की बात करती है, हमें केवल कश्मीर की समस्या दिखती है। इसीलिए हमारे बिपिन रावत साहब ने बोला था, भारत में कभी अगर युद्ध होगा तो भारत को 2.5 फ्रंट पर लड़ना पड़ेगा। हमारा युद्ध अगर कभी होता है चीन या पाकिस्तान, और चीन और पाकिस्तान ऑल वेदर फ्रेंड है, हर मौसम में 12 मासी दोस्त हैं, तो हो सकता है मान लीजिए हमारा चीन से युद्ध हुआ, तो ये स्वाभाविक है, भारत को तैयार होना पड़ेगा इस प्रकार से कि उसी टाइम चाइना पाकिस्तान को भी एक्टिवेट कर सकता है और हमें 2 मोर्चों पर लड़ना पड़ जाए, नॉर्थ वेस्ट से लेकर पूरा नॉर्थ ईस्ट, पूरा भारत इंगेज हो जाए वॉर में। और ऐसी स्थिति में देखो, ये बड़ा देश हमेशा एक कोशिश करेगा कि देश के अंदर भी कुछ आंतरिक गतिविधियां ऐसी हो कि सरकार बहुत दुविधा में फंस जाए। तो ये जो नक्सलवादी है, माओवादी है, इधर से उग्रवादी हैं, और इधर से पाकिस्तान जो है, ये जो खालिस्तान वाला मामला है, देश को अंदर से कितना तोड़ने की कोशिश है। और उधर दक्षिण भारत में भी कई ऐसे मामले आते हैं कि जहां पर आप समझिए कुछ ऐसे इश्यूज, जैसे कभी कभी अजीब अजीब से बयान दे देते हैं स्टालिन, ठीक है। तो हर तरफ से देश के लिए समस्याएं तो हैं, और ये हमारी आंतरिक जो है समस्याएं, उनमें हमें इसको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो सरकार कैसे इन असंतुष्टों को संतुष्ट करे और कैसे ये अपना सहारा ना बनाए निर्दोष मासूम लोगों को, जो कि लोग हैं कहां के, आदिवासी क्षेत्रों के। इसीलिए जैसे राम बहादुर जी कह रहे हैं, शिक्षा का प्रचार प्रसार उस तरह से होने नहीं देते, डेवलपमेंट होने नहीं देते, इंटरनेट कनेक्टिविटी आने नहीं देते। इंटरनेट रहेगा तो लोग चीजें जानेंगे, अवेयर होंगे। उनको एक लिमिटेड एरिया में रखना, तभी बोलते हैं शिक्षा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप देखिए हमारे देश में, उत्तर प्रदेश में, तमाम राज्यों में भी जो इस्लामिक शिक्षा है, हम बोल रहे हैं आप कुरान पढ़िए, हदीस पढ़िए, सब चीज पढ़िए, लेकिन साथ ही साथ आप दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम भी सीखिए, आप विज्ञान भी पढ़िए। एक पर्टिकुलर प्रकार की ही शिक्षा देना या एक पर्टिकुलर एरिना में ही रहना, अपने आप को लिमिटेड कर देना चार दीवारी के अंदर, वो कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो सकता। और फिर लोगों के ऊपर अपने आप है कि वो किस तरह की चीजें देखते हैं, किस तरह से चीजों को लेते हैं। तो समस्या ये है कि चीन और पाकिस्तान, चीन तो कम्युनिस्ट कंट्री है पूरी, उसकी एक आइडियोलॉजी है। पाकिस्तान डेमोक्रेसी तो है, पर डेमोक्रेसी के नाम पे एक मजाक है। हिंदुस्तान केवल यहाँ पर एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश में विरोध प्रदर्शन करना बहुत आसान होता है। देखो हमारी भी आबादी 140 करोड़ है, चीन की भी आबादी 140 करोड़ है। कभी आपके मन में बात भी आती होगी कि चीन में लोग प्रदर्शन नहीं करते, चीन में क्यों नहीं लोग विद्रोह कर देते, बहुत सारे लोग एक साथ आ जाएं और सरकार का तख्ता पलट कर दें। शी जिनपिंग आजीवन राष्ट्रपति बनने की, आप समझ रहे, प्रतिज्ञा ले चुके हैं, और उन्होंने अपने आप में स्पष्ट भी कर दिया, अपने कानूनों में भी किसी भी टाइम बदलाव कर देते हैं। चुनाव के नाम पे कोई चुनाव ही नहीं है, एक ही पार्टी है, उसी के पूरे लोग हैं, सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब हमारे देश में ऐसा हो सकता है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी बोले कि हाँ भाई, अब मैं जब तक हूं, मैं बड़ा लोकप्रिय प्रधानमंत्री हूं, जब तक मैं जीवित हूं मैं ही प्रधानमंत्री रहूंगा, कोई चुनाव नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जीते हैं, उसी पे विश्वास करते हैं, हमारा कानून उस प्रकार से काम करता है। लेकिन ये चाइना क्या चाहता है, ये चाइना ऐसा आसपास कंट्री बनाना चाहता है जहां पर उसकी पपेट सरकार चले। अब म्यांमार में जो इस टाइम मिलिट्री रिजीम है पूरा का पूरा, दैट इज वर्किंग अंडर द प्रेशर ऑफ चाइना, मतलब पूरा का पूरा उसका इंटरफेरेंस है, और इंडिया उससे वो भी नहीं कर सकता क्या कि मान लीजिए उसके खिलाफ बात करे। अब हम चाहते तो है वहां डेमोक्रेसी स्टेब्लिश हो, आंग सान सू की बने वहां पर, क्या
वहां पर वो लीडर बने, प्रीमियर बने, लेकिन उनको पता है आपको अरेस्ट कर रखा है। तो मिलिट्री चाइना इस्तेमाल करता है किसको? म्यांमार को। अब इसके पीछे भी हो सकता है कि इन केस कभी भविष्य में भारत एक चैलेंज उत्पन्न करता है तो वहां से वो अपना वो फ्रंट एक्टिव कर देगा, म्यांमार वाला। पाकिस्तान वैसी चाइना के पूरे कंट्रोल में है। तो ये डिप्लोमेसी है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, और भारत को इस्तेमाल करता है अमेरिका अपने हित के लिए। और देश कभी, कोई भी देश आगे ना बढ़े, उसकी कोई कमजोर नस हाथ में रखनी पड़ती है। तो इसीलिए आप देखते हो भारत का साथ दे रहा है कौन? अमेरिका, चाइना को काउंटर करने के लिए। और चाइना इस्तेमाल करता है पाकिस्तान का भारत को काउंटर करने के लिए। साथ ही साथ अमेरिका भारत का साथ तो देता है, लेकिन उसका थोड़ा सा सर पे हाथ रहता है पाकिस्तान के, कि भारत कभी ऐसा ना समझे कि हम अमेरिका के लिए इस पूरे क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण है। मतलब भारत अपने फुल बोलते ना चौड़ में ना आ जाए। तो उसको काउंटर करने के लिए हमेशा आप देखिएगा अमेरिका की कैसी पॉलिसी रहती है। वो इंडिया को सपोर्ट करता है, हमारे इकोनॉमिक रिलेशन बहुत तगड़े हैं, लेकिन बीच बीच में पाकिस्तान को हथियार, पाकिस्तान को पैसा भी देता है। अब सोचिए, जब हमारे साथ इतने अच्छे संबंध है तो हमारे दुश्मन मुल्क के साथ वो ऐसा क्यों ट्रीट करता है? हर देश की अपनी पॉलिसी है। और जितनी भी ये प्रॉब्लम्स है, कहीं ना कहीं हम इतने सालों से इसमें परेशान हैं, इनके पीछे फॉरेन पावर्स हैं। तो याद रखिएगा, ये तीनों चीजें इंटरनली हमें प्रॉब्लम करती हैं। जो इंटरनल प्रॉब्लम करेगा, इसलिए जनरल बिपिन रावत साहब, जिनका निधन हो चुका है, उन्होंने कहा था अगर भारत कभी युद्ध में फंसता है, युद्ध होता है, तो दो मोर्चे तो ये हो गए, पाकिस्तान और चीन। आधा मोर्चा हमारे अंदर ही कुछ ऐसे, देश के अंदर ही कुछ ऐसी ताकतें हैं जो देश को नुकसान पहुंचा सकती है, जिसमें उनका इशारा शायद इन्हीं जो तीनों जी, इन्हीं संगठन की नक्सलवादी, तरफ था। जी जी। उग्रवादी, माओवादी, खालिस्तानी, या फिर ऐसी कुछ ताकतें और भी हो सकती हैं जो एंटी स्टेब्लिशमेंट हैं। देश में समय समय पर ऐसे प्रदर्शन हुए हैं, विरोध हुए हैं, जहां लोग बहुत तगड़ी हिंसा में आ गए। ऐसी हिंसा में आ गए कि जहां उन्होंने सार्वजनिक संपत्ति को बहुत जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। कई बार हमारे रेलवेज को नुकसान पहुंचाया जाता है, कई बार पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को नुकसान पहुंचाया जाता है, कई बार किसी बिल्डिंग पर और अटैक इधर कर दिया जाता है। ये सारी चीजें बहुत दंतेवाड़ा उड़ीसा में तो ये रेलवे लाइन को भी सर उड़ा देते हैं, कई बार यहाँ पर उड़ाए गए हैं। पूरा भरी भरी कोयला को और लोहा, जो कच्चा लोहा जाता है सर, जापान के लिए मेरे यहाँ से होता है, तो यहाँ हाँ, दंतेवाड़ा से होता है सर ज्यादा जापान के लिए बहुत बड़े स्तर पर यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। और इसीलिए आप समझिए, ये पूरा क्षेत्र संसाधन संपन्न क्षेत्र है। जो हमारा ये इश्यू चीन और बेल्ट है ना, छोटा नागपुर से लेके महानदी बेसिन, दंडकारण्य का पठार से लेके नीचे कर्नाटक का तक आ जाइए आप, हॉस्पेट बेल्लारी तक, ये पूरा क्षेत्र बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली, आप देखिए भारत बहुत कुछ यहाँ से कर सकता है, बहुत पैसा कमा सकता है, और बहुत बड़े स्तर पर यहाँ पर वही है ना, जंगल कटना, ये सब चीजें होना, डेवलपमेंट होना। तो उनको डेवलपमेंट, वो कहते हैं हमें नहीं चाहिए, हमें हमें हमारे हाल में रहने दो, हम अपना हिसाब से कुछ जी लेंगे। और इसमें क्या तरीका है, वहां के लोगों को दिखाई बरगलाओ। नहीं देता, 3 मीटर से ज्यादा दिखाई नहीं देता, इतना जंगल है ना। नॉर्थ इधर जाइए आप, अंडमान निकोबार में, या ऑन्जिस ट्राइब आप देखेंगे, अलग अलग ट्राइब्स आपको यहाँ मिलती है। तो वो भी अपने ही स्तर पर, अपने ही उस चीज को, अब सूडान देखो, अफ्रीका के देश देखो ना, ट्राइबल कितने आपस में, रिलीजन, कल्चर, लैंग्वेज, दुनिया में सारा बवाल इसी के लेकर मचा हुआ। तो ये बहुत बड़ी चीज है। बस ये है कि आतंकवाद के लिए हम अपनी आर्मी का इस्तेमाल करते हैं, और ये जो आंतरिक चुनौतियां हैं, इसके लिए हमारे पास ये जो पैरामिलिट्री है, इंटरनल चैलेंजेस से निपटने के लिए, ये हम इसको इस फ्रंट पर रखते हैं। तो आंतरिक समस्याएं, हर देश के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं, विरोध प्रदर्शन रहते हैं। अब वही है कि गवर्नमेंट किस हद तक उनको सुलझा पाती है। कई बार पैदा भी सरकारी करती है, और वो उन्हीं के लिए खतरा भी उत्पन्न हो जाते हैं। अब कभी खालिस्तान वाला इशू आप पढ़ेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आज वो किस तरह का मुद्दा बना है, और एक टाइम पे उसका कितना बड़ा, जनरल सिंह भिंडरा वाले नाम सुना होगा आपने, किस तरह से उसको पॉलिटिकली इस्तेमाल किया गया। बाद में वही इतना बड़ा खतरा बना कि हमारी एक प्रधानमंत्री की जान गई, श्रीमती इंदिरा ये गांधी, सर आप जी। जानते हैं। तो ये एक समस्या हमारे लिए रही है। फिलहाल आगे बढ़ जाइए आप, वरना तो हम वहां पहुंच जाएंगे भूगोल से आंतरिक सुरक्षा में। क्या लिखा आपने? भारत में टिन डाटू दंडकारण्य पठार में स्थित बस्तर क्षेत्र में पाई जाती है। हो गया। अब हेडिंग डालिए भाई, उत्तर पूर्वी। अब तीसरी बड़ी हेडिंग, उत्तर पूर्वी पठार, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू। उत्तर पूर्वी पठार,
उत्तर पूर्वी पठार, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू। इसमें अंडर सबसे पहले लिखिए मेघालय का पठार। बेटे आयुष, कौन कौन सी पहाड़ियां हमने इधर देखी हैं? पठार, ये पूरा मेघालय राज्य आप जानते हैं, बहुत खूबसूरत राज्य मेघालय। हाँ बताइए कौन कौन सी पहाड़ियां थी? गारो, खासी, गारो, खासी, जैंतिया और किकिर, रेंगमा। अच्छा, इधर एक पठार पड़ा था हमने असम में, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या नाम है? कार्बी एंगलोंग पठार। याद रखना नाम, कार्बी एंगलोंग पठार। ये सब हम कहां पढ़ रहे हैं? मेघालय के पठार के अंतर्गत। मेघालय राज्य है हमारा एक, क्या है, जिसकी शिलांग राजधानी है। यहीं पर है चेरापूंजी मोसिनराम, वो क्षेत्र जो सबसे ज्यादा वेट एरिया है वर्ल्ड में। तो इस पूरे क्षेत्र को हम पढ़ रहे हैं किसके अंतर्गत? नॉर्थ ईस्ट प्लेट्यू के अंतर्गत। लिखिए, उत्पत्ति एवं संरचना की दृष्टि से मेघालय का पठार उत्पत्ति एवं संरचना की दृष्टि से मेघालय का पठार, कौमा प्रायद्वीपीय पठार का ही पूर्वी विस्तार है। मैं आपको पहले बता चुका हूं, ये हिमालय का भाग नहीं माना जाता, इसको किसका भाग माना जाता है? प्रायद्वीपीय पठार का भाग। प्रायद्वीपीय पठार का ही पूर्वी विस्तार है, जो अच्छा किससे अलग होता है बच्चे? ये हमने आपको एक गैप का बारे में बताया था पहले ही। हमने आपको बताया था एक पहाड़ी है और उस पहाड़ी का नाम है, जो कि मुझे बताएंगे सबसे पीछे, कौन सी पहाड़ी थी? राजमहल। कौन सी थी? राजमहल। और ये पहाड़ी है जो है गारो। ये कौन सी है? गारो। इनके बीच में जो गैप है, इसको किस नाम से जाना जाता है? इसी नाम से, राजमहल गारो गैप। हम क्या बोल रहे हैं? उत्पत्ति की दृष्टि से हम देख रहे हैं तो ये जो पूरा पठारी क्षेत्र है पूर्वोत्तर का, ये भाग खुद में किसका है? प्रायद्वीपीय भारत का भाग माना गया है। प्रायद्वीपीय भारत जैसी संरचना यहाँ पे देखने को मिलती है। चट्टानों का जब कार्बन डेटिंग हुई तो बिल्कुल मैच करती है किसके जैसी? प्रायद्वीपीय भारत की। लेकिन अंतर क्या आ गया? यहां पर एक गैप क्रिएट हुआ, डिप्रेशन क्रिएट हुआ। जैसा कल सर भी बता रहे थे कि जो हिमालयन नदियां हैं वो नदियां कैसी है? यौवन अवस्था में नई नदियां हैं। और नई नदी जो जितनी नई नदी है वो उतना ज्यादा क्या करती है? इरोजन करती है और डिपोजिशन भी करती है। तो यहां पर ऊपर हिमालय क्षेत्र जब बना, हिमालय क्षेत्र से हिमनद निकले और वहां से नदियां आई बहुत सारी। अब आप समझ रहे, ये पूरा क्षेत्र आपस में एक साथ था। यहां पर क्या दिक्कत आई? ये राजमहल का क्षेत्र हो गया, जो खुद में अपने आप किसका पार्ट है? अगर ओवरऑल दृष्टि से देखें, छोटा नागपुर के पठार का। और छोटा नागपुर पठार किसका पार्ट है? प्रायद्वीपीय भारत का। यानी पूरी संरचना सब मिला दे तो प्रायद्वीपीय भारत का पठार। और प्रायद्वीपीय भारत के पठार में पूर्वी क्षेत्र में सबसे इंपॉर्टेंट छोटा नागपुर पठार, और छोटा नागपुर पठार में सबसे ऊपर इधर राजमहल की पहाड़ी, और राजमहल की पहाड़ी से इधर दूर कौन सा क्षेत्र दिख रहा है आपको? मेघालय का पठार। तो माना जाता है ये सब एक था, बीच में एक गैप बन गया। इसी गैप को आप राजमहल गारो गैप भी बोल सकते हैं, क्योंकि इधर राजमहल की पहाड़ी हो गई, इधर गारो की पहाड़ी हो गई। दूसरा, इसी को मालदा गैप भी कहा जाता है। मालदा स्थान आपने सुना होगा, मालदा बंगाल में मालदा गैप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मालदा। तो अगर आपसे कभी मालदा गैप पूछे तो आप ये मत बोलिएगा कि मालदा गैप कौन सा गैप आ गया। मालदा गैप का मतलब ही क्या है? राजमहल गारो गैप। अब यहां पर आप देखिए बहुत ही फर्टाइल क्षेत्र है। कौन सा फर्टाइल क्षेत्र है? प्लेन्स है। कौन सी रिवर है इस तरफ इंपॉर्टेंट? गंगा और ब्रह्मपुत्रास के कारण। तो यहां पर ये जो हमारा पश्चिम बंगाल राज्य है, या ऐसा बोल दो जो पहले बंगाल हुआ करता था, एक बंगाल पड़ा था 1905 लॉर्ड कर्जन के समय जब विभाजित हुआ, वो बंगाल पूरा। अच्छा, बंगाल तो वो इतना बड़ा था, उसमें बिहार भी आता था, झारखंड भी आता था, उड़ीसा भी आता था। ये सब आपको पता है ना, अलग हुए बाद में सब अलग। पहले उड़ीसा, बिहार, बंगाल एक साथ ट्रीट होते थे। और ये जो बंगाल का हिस्सा है, ये काफी विस्तारित, जो बांग्लादेश आज आप देश देख रहे हैं, तो फिर आप देखो बांग्लादेश से ही उधर इधर देखना मेघालय राज्य हमारा, पॉलिटिकल नक्शे में आपने देखा होगा। तो ये पूरा क्षेत्र है जो हमारा जाना जाता है किस चीज के लिए? इसको हम बोलते हैं किस नाम से? राजमहल गारो गैप। और ये गैप क्रिएट हुआ है डिप्रेशन से। ये क्षेत्र, ये पहाड़ी और ये पहाड़ी,
ये बीच में आप जो हरी पट्टी देख रहे हैं, ये गंगा का क्षेत्र आप देख रहे हैं, गंगा आ गई है, और इधर से आप देख रहे हैं ब्रह्मपुत्र आ गई है। ये जो पूरा आपको डार्क हिस्सा दिख रहा है, दैट इज द फर्टाइल लैंड, ठीक है, फ्रॉफ गैंजेटिक प्लेन्स, और उधर से आप देख रहे हैं तो ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, डिप्रेशन नीचे जो है। तो गैप क्रिएट हुआ। अब क्या मानते हैं भूगोल वाले कि इसने क्या किया, इसने इस पूरे क्षेत्र को काट दिया, तो एक डिप्रेशन बन गया। डिप्रेशन समझते हैं, खड़ बन गया, गहराई पे क्षेत्र आ गया। अब नदियां अपने साथ क्या लाई वर्षों से, सेडिमेंट, ऊपर से काट काट के क्या डाल रही है, सेडिमेंट सेडिमेंट सेडिमेंट। उस सेडिमेंट ने इस पूरे क्षेत्र को क्या कर दिया, भर दिया। भर दिया मतलब जो खड बना, अब मान लो जैसे खड्डा है, जैसे घर का भरान नहीं कराते, जैसे कोई मकान बनाता है और कुछ चीजें बहुत डिप्रेशन में होती है तो नहीं लाते, ट्रॉली पे ट्रॉली मरबा डालते हैं, तो वो धीरे धीरे क्या होता है, एरिया उठता है ऊपर। तो ये एरिया उठा किसके सेडिमेंट से, नदियों के द्वारा लाए गए सेडिमेंट से। अब बताओ ये एरिया फर्टाइल होगा नहीं होगा। अब हिस्ट्री से जोड़ो इसको। आपने पढ़ा होगा बंगाल भारत का सबसे समृद्ध सूबा हुआ करता, क्यों हुआ करता था, सोचिए, खुद सोचिए आप। नदी का क्षेत्र ये देखिए आप, ये क्षेत्र पूरा नदी का। आज आप बिहार राज्य देखिए, आज का आप यहां पर झारखंड राज्य देखिए जो खनिज संसाधन संपन्न क्षेत्र भी है। इधर आ जाएंगे आप उड़ीसा राज्य देखिए, ये अपना पश्चिम बंगाल राज्य देखिए, ये आप अपना बांग्लादेश का क्षेत्र देखिए। ये कभी एक हुआ करता था। तो बंगाल के नवाब लोग जो होते थे, आपने नाम सुना होगा अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला, और पहले का नाम सुना होगा मुर्शिद कुली खां, सुना है, इन्होंने मुर्शिदाबाद शहर बसाया। इतना समृद्ध सूबा हुआ करता था, क्यों, क्योंकि उसका भूगोल इस बात का प्रमाण है। वहां पर इतनी नदियां, और आज आप देखिए चावल की खेती के लिए भारत में पश्चिम बंगाल राज्य, अब आप बांग्लादेश का हिस्सा मिलाइए। जूट, दुनिया में सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन इस क्षेत्र में होता है। तीसरा, यहां से समुद्री क्षेत्र है पूरा, समुद्री क्षेत्र है तो सामान एक्सपोर्ट वगैरह होना भी क्या है पूरा, आप समझ रहे हो, व्यापार के लिए बहुत सुगम क्षेत्र है। नदियों का क्षेत्र, फिशरीज एक्टिविटी इतनी तगड़ी होती है, फिशरीज समझ रहे हो, मछली पालन हर प्रकार से, सेरिकल्चर, सिल्क, क्या बोलते हैं, रेशम पालन जिसे आप बोलते हैं, ओपियम यहाँ पे उगाई जाती थी। बिहार में, बिहार जो कि बंगाल का, इंडिगो कल्टीवेशन, नील की खेती, या आपने सब हिस्ट्री में जोड़ पढ़ी होंगी ना चीजें, जरा इन सबको जोड़िए तो अपने आप समझ रहे हैं। उड़ीसा का क्षेत्र, महानदी की घाटी अपने आप में इतनी फर्टाइल क्षेत्र है, महानदी बेसिन अपने आप में फर्टाइल है। तो ये पूरा क्षेत्र आप सोचिए, जब एक साथ कंट्रोल होता था, एक साथ ही पूरा सूबा था, जितना बड़ा यूरोप का फ्रांस देश है ना, फ्रांस देश, उसके बराबर एरिया होता था इस पूरे क्षेत्र का, जो आज का यूरोप का फ्रांस देश। और वो यहां पर क्या होता था, शासन होता था उसका, उसके द्वारा वो यहाँ पर संचालित होता था, सबसे ज्यादा पैसा होता था इस क्षेत्र में। इसीलिए अंग्रेजों ने अपनी जो कार्रवाई शुरू की, आपने एक चीज देखी होगी, अंग्रेज भारत में आए, कब आए अंग्रेज आयुष पहली बार भारत में, 1600। भारत में पहला अंग्रेज व्यक्ति जो आया बाय वाटर, बाय शिप, कौन था, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा बेटे, बताइए, आप बताइए, आप बताइए। विलियम हॉकिंस। हॉकिंस का प्रेशर कुकर तो सुना है आपने, लेकिन कैप्टन विलियम हॉकिंस का नाम आपने सुना है। और वो जो आया वो कहां आया, सूरत। कौन सा शहर आया, सूरत। ये कब की बात है, कब की बात है, 1608। लेकिन आप सोचिए, अंग्रेजों की शुरुआत भारत के पश्चिमी तट से हो रही है ना, पश्चिमी तट से हो रही है, वास्को डी गामा भी पश्चिमी तट में आए थे। लेकिन अंग्रेजों ने भारत का जो कोलोनाइजेशन स्टार्ट किया, अंग्रेजों ने भारत को जो गुलाम बनाना शुरू किया, वो पूर्वी क्षेत्र से हुआ। और उसकी कहानी शुरू होती है 1757 में प्लासी के युद्ध से, जो कि नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई। और यहां पर कौन जीत गया, अंग्रेज जीत गए। और अंग्रेजों में कौन वो इंपॉर्टेंट नाम है जिसको भारत में अंग्रेजी शासन का जनक कहा जाता है, ये तो बताइए आप। रॉबर्ट क्लाइव। क्या बोला जाता है उसको, भारत में अंग्रेजी शासन की शुरुआत करने वाला, हेवन बॉर्न जनरल उसको कहा गया है, हेवन बॉर्न, स्वर्ग में जन्मा जनरल। तो ये देखिए, इधर से आए लेकिन शुरुआत इधर। और फिर बंगाल के बाद उनका लालच बढ़ता गया, बढ़ता गया। आपको सर ने पढ़ा होगा सारे, आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध, है ना, एंग्लो सिख वॉर, एंग्लो गोरखा वॉर, तमाम पूरे हिंदुस्तान पे इन्होंने कब्जा कर दिया। तो ये सोचिए, बंगाल से ही क्यों, बंगाल इतना समृद्ध सूबा हुआ करता था,
और सारा जो नुकसान हुआ आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब इन 1707, 1707 में औरंगजेब मर गया। और औरंगजेब के मरने के 50 साल के अंदर अंदर आप देखो प्लासी का युद्ध हुआ, और इन 1757 से लेके 1857 तक 100 सालों में धीरे धीरे इसी के अंदर सारी वॉर आप पढ़ते हैं। तो हिस्ट्री का पढ़ने का तरीका भी बहुत सिस्टम है ना, कभी डेट याद नहीं होगी। मैं तो जब पढ़ाता हूँ तो इसी तरह से पढ़ाता हूँ, मैं याद कराता हूँ डेट, जैसे 1707 से 50 साल बाद 1757, इसमें 100 साल बाद 18 चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली। तो ठीक 100 साल के अंदर अंदर इन्होंने पूरा कोलोनाइजेशन किया, और इसके ठीक 90 साल बाद 1947 में भारत आजाद हुआ। लेकिन आजाद नहीं हुआ, भारत के दो टुकड़े हुए, भारत का दाया बाया हाथ काट दिया गया। क्या इसके पीछे यूरोपीय साजिश थी? क्या इसके पीछे अंतरराष्ट्रीय साजिश थी? क्या पाकिस्तान बनाना अपने आप में ब्रिटेन और अमेरिका का प्लान था? ये भी इंटरनेशनल स्कॉलर्स जब बड़े स्तर पर आप रिसर्च करते हैं, पीएचडी करते हैं, तो इसके ऊपर भी अध्ययन करते हैं। तो ये आपको सारी चीजें कंबाइंड पढ़नी पड़ेगी, आप किसी चीज को आइसोलेशन में नहीं। जीएस के सारे सब्जेक्ट एक, जब हम ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं तो हम हिस्ट्री का पॉइंट भी डाल देते हैं ना उसमें, और इकोनॉमिक्स का भी डाल देते हैं, तो ये सारी चीजें आपस में रिलेट होती है। ठीक है, तो लिखिए बच्चे, हेडिंग डालेंगे मेघालय का पठार, लिखेंगे उत्पत्ति एवं संरचना की दृष्टि से, लिख दिया ये, मेघालय का पठार कौमा प्रायद्वीपीय पठार का ही पूर्वी विस्तार है, जो राजमहल फिर एक बार रिपीट कर देंगे सर। शुरू से बोलो बेटा। उत्पत्ति एवं संरचना की दृष्टि से मेघालय का पठार कौमा प्रायद्वीपीय पठार का ही पूर्वी विस्तार है, कौमा जो राजमहल डैश गारो गैप, राजमहल गारो गैप अथवा मालदा गैप, बताया आपको अभी, अथवा मालदा गैप के द्वारा अलग हुआ है, मालदा गैप के द्वारा अलग हुआ है, पूर्ण विराम। अगला पॉइंट, इस पठार में पश्चिम से पूर्व की ओर, इस पठार में पश्चिम से पूर्व की ओर, बेटा आयुष को पांचों पहाड़ियां लिख दो जिनको मैंने आपको बताया था, पश्चिम से पूर्व की ओर पांचों पहाड़ियां लिखिए, गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर, रेंगमा, कॉमा कॉमा करके। इस पठार में पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमशः कौन कौन सी आ रही है, क्रमशः मतलब इस क्रम में आएंगी, गारो, खासी, गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर, रेंगमा। अच्छा, यहीं पर मैं एक चीज आपके ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, पहाड़ी खासी पूछ दे कभी डायरेक्ट तो मेघालय राज्य लगा देंगे, लेकिन जनजाति पूछ ले सांसी, पढ़ाई सांसी जनजाति कहां पाई जाती है, कहां है ये इसका क्षेत्र? मेघालय सर। ये पहाड़ी है खासी, एक जनजाति है सांसी जनजाति, सुनिए, अरावली राजस्थान, अरावली का जो क्षेत्र है वहां पर एक जनजाति मिलती है, एक और मिलती है वहां पे बहुत फेमस है, कौन सी है सुनी होगी आपने, हमारे उत्तराखंड में उसके आईपीएस भी रहे हैं, मीणा एक होती है मीणा जनजाति। जनजाति तो आप भाई खुद पढ़ लिया करें, ये तो अब मैं इतना आप समझ रहे हैं ना, इनको आप थोड़ा, ये आपका कल्चर में भी आ जाता है, ट्राइब्स वगैरह, डांस वगैरह, मोहिनी अट्टम है ना, ये सारी चीजें, भरतनाट्यम, ये ट्राइब, ये हर चीज आप समझिए ना, इतना हमारे पास टाइम नहीं है कि हम आपको एक एक
ये चीजें, तो ये थोड़ा जनजाति वगैरह देखा कीजिए। अपने आप कभी फ्री बैठे हैं तो एटलस में ही पीछे पीछे कहीं ना कहीं लिखा होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाइए। तो 5 जो पहाड़ियां आती है, गारो, खासी, जयंतिया और तथा मिकिर आदि पहाड़ियां अवस्थित है। आदि पहाड़ियां अवस्थित है। गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर, रेंगमा आदि पहाड़ियां अवस्थित है, जो प्राचीन चट्टानों से बनी है। तो प्राचीन चट्टानों से बनी है। स्टार पॉइंट, गारो, खासी, जो प्राचीन चट्टानों से बनी है। इसके बाद लिखेंगे आप स्टार पॉइंट, गारो, खासी, जयंतिया, जनजातियां। अच्छा, ये पहाड़ी भी है और इन्हीं पहाड़ी के नाम पे जनजातियां भी हैं। गारो, खासी, जयंतिया, जनजातियां इस पठार में निवास करने वाली महत्वपूर्ण जनजातियां हैं। गारो, खासी, जयंतिया, ये पहाड़ी का नाम भी है और पहाड़ी के नाम पे जनजातियां भी है। इस पठार पर निवास करने वाली प्रमुख जनजातियां हैं। नेक्स्ट, अच्छा, अब खासी जो पहाड़ी है, खासी पहाड़ी देख रहे हैं, गारो, खासी, जयंतिया, खासी पहाड़ी का जो रूप है वो कीप रूप है। आपने दुनिया का सबसे ज्यादा वेटेस्ट प्लेस सुना है, कौन सा है? चेरापूंजी और मोसिन राम। अब आपका जो मॉनसून आता है ना, जो बे ऑफ बंगाल से उठेगा, तो वो कीप, ये किस रूप में है? जो आपकी खासी पहाड़ी है, कीप, कीप देखिए आपने, कीप कैसी होती है? इस तरह से, एक ऊपर चोंच होगी और नीचे से इस तरह से मेहंदी वाली कीप होती है ना, पीछे से तो वो ब्रॉड होती है, जैसे सॉफ्टी होती है। सॉफ्टी का ऊपर का हिस्सा जहां पे आइसक्रीम डालते हैं वो तो चौड़ा होता है, और नीचे की तरफ आते आते तो कोनिकल सा हो जाता है। तो ये कीप रूप में पहाड़ी है इस तरह से। अब नीचे से जो हवाएं आएंगी, सोचो वो क्या ऊपर जा पाएंगी? और ऊपर जाती तो ऊपर हिमालय था, लेकिन ये पहाड़ियां क्या करती हैं? सारी हवाओं को रोकती है, और इस कारण वर्षा सारी कहां हो जाती है? मेघालय में। दुनिया में औसत से अधिक, सबसे ज्यादा वर्षा भारत में अगर कहीं होगी, उधर देखो अरावली क्या कर रहा है। अरावली मॉनसून विंड्स को पश्चिम में जाने से रोक रहा है, इनको ऐसे मोड़ देता है और वो इधर हिमालय से टकरा के इधर बारिश करवा देती है। और जो बंगाल की खाड़ी वाली हवाएं हैं, वो कहां टकरा रही हैं? इस मेघालय की पहाड़ी, जो आप डिटेल में पढ़ेंगे मॉनसून चैप्टर में, अभी तो मैं आपको यहाँ लिखा रहा हूं इसलिए बता रहा हूं। तो वहां पर कीप नुमा संरचना के कारण जो आपका चेरापूंजी है, मोसिन राम है, ये याद रखना इसी पहाड़ी में आता है, ये खासी में। मतलब गारो, खासी, जयंतिया मेघालय में है, उनमें भी खासी जो है, खासी के अंतर्गत ही आता है आपका चेरापूंजी का क्षेत्र, मोसिन राम का क्षेत्र, जो कि सबसे ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र भी है विश्व में। तो लिखें ये पॉइंट, लिखें खासी पर्वतीय क्षेत्र का कीप रूपी स्वरूप, कीप, कीप रूपी स्वरूप, कीप रूपी स्वरूप में अवस्थित होने के कारण, कीप रूपी स्वरूप में अवस्थित होने के कारण ही यहां औसत से अधिक वर्षा होती है, ही यहां औसत से अधिक वर्षा होती है। औसत से अधिक वर्षा होती है। यही कारण है कि यहां खासी पहाड़ी के दक्षिण में स्थित, यही कारण है कि यहां खासी पहाड़ी के दक्षिण में स्थित, यही कारण है कि यहां खासी पहाड़ी के दक्षिण में स्थित मौसिन राम और चेरापूंजी
मेरा भाई है यहाँ पर, असम राइफल्स में है वो, सीओ कमांडेंट ऑफिसर, तो उनकी पोस्टेड है यहाँ पे पोस्टिंग है मेघालय में। तो अब तो उनका ट्रांसफर हो गया मेरे ख्याल, कहाँ हो गया, नागालैंड। यहाँ पर जो वो पोस्टेड रहे हैं, तो वो बताते हैं, यहाँ पर भाभी लोग भी बताते हैं, हमेशा छाता लेके जाना पड़ता है हमें। अभी धूप है, तुरंत बारिश हो जाएगी, बिल्कुल तेज धूप है ना, तुरंत मौसम बदलेगा, बारिश हो जाती है। बहुत तेजी से फ्रिक्वेंटली मौसम बदलता है। मैं पूछता हूँ ना, जैसे मैं अलग अलग राज्यों के, मुझे जब भी कोई कहीं का मिलता है, जैसे ये एमपी के, मैं इनसे एमपी के बारे में पूछता हूँ, क्योंकि हमने तो कहा, हमने किताबों से पढ़ा है ना, हम भी तो आपकी तरह स्टूडेंट है, हमने किताबों से पढ़ा, हमने ज्यादा किताबें पढ़ी। जो किसने देखा है, जैसे हम इनके बारे में पूछ रहे थे, दंडकारण्य राम बहादुर जी, ये वहां पे लाइव ग्राउंड में, जैसे होती है ना, एक रिपोर्टिंग होती है स्टूडियो में बैठ के, एक होती है संवाददाता हमारे वहां पहुंचे हुए इजराइल फिलिस्तीन बॉर्डर पे, तो ये वही वाले संवाददाता हैं जो मध्य प्रदेश बॉर्डर से हमें खबर देते हैं, वो वहां से देते हैं। तो वो मैंने उनसे पूछा, तो यहाँ पे बहुत तेजी से मौसम बदलता है, समझ रहे हैं, और इस कारण, और बहुत अच्छा प्लेजेंट बारिश साल भर, सोचो कितना वेट एरिया होगा, साल में 12 महीनों में से 8 से 9 महीने बारिश। अब हम सोचे 2-3-4 महीने की बारिश में परेशान हो जाते हैं, लोगों ने अपने आप को उस तरह से ढाल दिया यहाँ पे। तो इसी का जो सासी पहाड़ी है, जो खासी, इसका जो दक्षिणी हिस्सा है, उसी में आता है मौसिनराम चेरापूंजी, जो दुनिया का सबसे ज्यादा वेटेस्ट प्लेस है। तो वही लिखना है आपको, लिखिए, यही कारण है कि यहाँ खासी पहाड़ी के दक्षिण में स्थित, यही कारण है कि यहाँ खासी पहाड़ी के दक्षिण में स्थित मौसिनराम एवं चेरापूंजी, मौसिनराम एवं चेरापूंजी, मौसिनराम एवं चेरापूंजी विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में गिने जाते हैं। मौसिनराम एवं चेरापूंजी विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में गिने जाते हैं। पूर्ण विराम। यहां धारवाड़ संरचना से निर्मित, अगला पॉइंट है, यहां धारवाड़, ये चट्टानें हैं धारवाड़ क्रम की, कडप्पा, धारवाड़ अलग अलग जो होती है, यहां धारवाड़ संरचना से निर्मित शिलोंग रेंज सबसे ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र है। शिलोंग रेंज सबसे ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र है। सबसे ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र है। यहां धारवाड़ संरचना से निर्मित शिलोंग रेंज सबसे ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र है, इसलिए इसे शिलोंग के पठार के नाम से भी जाना जाता है। इसीलिए इसे शिलोंग के पठार के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए इसे शिलोंग के पठार के नाम से भी जाना जाता है। इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी, इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटियों में नॉकरेक, कराई थी मैंने मार्क, नॉकरेक प्रसिद्ध है। नॉकरेक पीक के ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा है, जो मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया भी था, नंदा देवी कहां पर है, नॉकरेक कहां पर है। इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटियों में नॉकरेक प्रसिद्ध है। कहां है नॉकरेक? मेघालय में आती है, याद रखना है। नॉकरेक कहां आती है? गारो हिल्स में आती है, ठीक है, याद रहेगी बात। अगला स्टार पॉइंट, अब यहां पे ज्यादा बारिश होगी तो यहां पर मिट्टी कौन सी मिलेगी? लेटराइट मिट्टी, जैसे ट्रॉपिकल क्षेत्रों में मिलती है ना भारत में। केरला, रबड़ बहुत होता है केरल में, रबर। और यहां पर जो लेटराइट मिट्टी मिल रही है और बारिश ज्यादा हो रही है, तो जहां बारिश होगी तो वहां वन भी कैसे होंगे? बहुत घने होंगे,
जैसा भारत में आपको अंडमान निकोबार में मिलते हैं, डेंस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। तो लिखे इस पॉइंट को भी स्टार पॉइंट में। औसत से अधिक वर्षा होने के कारण, औसत से अधिक वर्षा होने के कारण यहां लेटराइट मिट्टी, औसत से अधिक वर्षा होने के कारण यह लेटराइट मिट्टी तथा सदाबहार वनों का विकास हुआ है। लेटराइट मिट्टी तथा सदाबहार वनों का विकास हुआ है, तथा सदाबहार वनों का विकास हुआ है। चलिए अब क्वेश्चन लिखिएगा, भारत में अवनालिका अपर्दन भारत में अवनालिका अपर्दन प्रमुखता किस क्षेत्र में, भारत में अवनालिका अपर्दन प्रमुखता किस क्षेत्र में एवं किस नदी के द्वारा किया जाता है? किस क्षेत्र में एवं किस नदी के द्वारा किया जाता है? अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 2, हाड़ौती का पठार किस राज्य में, सर हाड़ौती, हाड़ौती, हाड़ौती कल पढ़ाया था, लिखाया था आपको। हाड़ौती का पठार किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है हाड़ौती? क्वेश्चन नंबर 3 है, गोदावरी एवं कृष्णा नदियों का डेल्टा गोदावरी एवं कृष्णा नदी का डेल्टा किस राज्य में बनता है? गोदावरी एवं कृष्णा नदी का डेल्टा किस राज्य में बनता है? किस राज्य में बनता है? क्वेश्चन नंबर 4, मिकिर पहाड़ियां, मिकिर नहीं, हाँ मिकिर, मैंने मिकिर बोला, चलो मिकिर लिखो। मिकिर पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं? मिकिर पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं एवं इसके निकटतम कौन सा प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है? एवं इसके निकट कौन सा प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है? नेक्स्ट, मैकाल श्रेणी का विस्तार भारत में
किन राज्यों पर है? मैकाल श्रेणी का विस्तार भारत के किन राज्यों में है? एवं यहां से कौन सी प्रसिद्ध नदियों का, यहां से कौन सी प्रमुख नदियों का उद्गम होता है? यहां से कौन सी प्रमुख नदियों का उद्गम होता है? चलिए भाई, इसको फटाफट से आंसर कीजिए। जो आपको पढ़ा है उसी में से आपको इसका आंसर करना। वेरी गुड बेटा, आप पढ़ते हैं अच्छे से, सवाल जवाब भी सही देते हैं। घर में रिवीजन करते हो ना? दोस्त का है आज? घर गए वह? अच्छा अच्छा, वीकेंड आ गया ना। घर कहाँ है उनका? अरे टीरी चला गया हो? अच्छा हाँ, शादियां तो अब इतना सीजन शुरू हो गया। कल वो देव उठेरी एकादशी थी, अब शादियां हैं, शादी का सीजन। मुझे भी जाना है कोटद्वार आज, देखो। आज क्या कोई आज गुरु क्या है? गुरु नानक जयंती है आज? कोई सिख पर्व है ना आज? सर तेग बहादुर जयंती। तेग बहादुर, अच्छा जयंती है तेग बहादुर जी की? हम लोग की छुट्टी है सर, हम लोग की आज छुट्टी है। अच्छा कर लिया। चलिए भाई, पहला प्रश्न बोलिए। मैडम आप बोलिए, पहला प्रश्न क्या है? क्या उत्तर आपने लिखा? नहीं लिखा? आयुष आपने लिखा? ठीक है, और क्षेत्र? मैकाल, मालवा, मालवा प्लेट्यू, पश्चिमी एमपी। इसका उत्तर आप लिखेंगे। प्रश्न है कि भारत में अवनालिका प्रदन, अलग अलग प्रकार के प्रदन होते हैं। शीट, गली, तो एक गली इरोजन की बात चल रही है। भारत में अवनालिका, अवनालिका मैंने आपको कल बताया था कि नदी जिस रास्ते में बह रही है उसमें मिट्टी काट देती है। वो एक प्रकार से गैप क्रिएट हो रहा है, खड का निर्माण हो रहा है, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, जैसे आपने देखा होगा। क्षेत्र है पूरा, उधर देखा है कई बार हमें ऐसे क्षेत्रों में दिख जाता है, पहाड़ी क्षेत्र में, जैसे मिट्टी 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 है और बीच से गायब, अब नालिका बन गया है। तो इसको जाना जाता है कहां, कौन से क्षेत्र में है? मालवा प्लेट्यू। आंसर आपका होना था मालवा का पठारी क्षेत्र, पश्चिमी एमपी, अगर राजनीतिक रूप से देखें, यानी इधर ये क्षेत्र। और फिर है पूछा नदी कौन सी इंपॉर्टेंट, तो याद रखिए कौन सी? चंबल नदी। कौन सी नदी? चंबल, जो कि यमुना की सहायक है। तो इसमें 3 राज्यों का क्षेत्र आ रहा है एक प्रकार से, राजस्थान, एमपी और यूपी। यूपी में तो आती है ना चंबल नदी, राजस्थान, एमपी और यूपी, तो तीनों क्षेत्र। अब आपको देखना पड़ेगा ऑप्शन, इसमें तो ऑप्शन नहीं था, तो मेनली मैंने एमपी का नाम ले लिया। बाकी अगर ऑप्शन में यूपी और राजस्थान का भी क्षेत्र रहता है तो आप उसको भी टिक करेंगे। ठीक है, चलिए, वो आपकी स्थिति चेंज होती है एज पर द ऑप्शन, क्वेश्चन को लेकर। क्वेश्चन नंबर 2 आप बोलिए बेटे, सबसे पीछे। हाँ बताइए। राजस्थान में कहां पे है? राजस्थान में ये देखो, राजस्थान ये रहा।
हाड़ौती, मैंने आपको बताया था राजस्थान का वो हिस्सा, बूंदी क्षेत्र सुना है ना, बूंदी, कोटा, कोटा तो सुना होगा, कोचिंग होती है वहां, तो इतना सुसाइड हो बेचारे बच्चे इतने, वहां IIT JEE की कोचिंग ले जाते हैं। ये क्षेत्र जो है ये वाला, जिसे मैंने सर्कल कर दिया, आपका भी आपके मध्य प्रदेश का एक नीमच करके कोई शहर है, क्या नाम है उसका? उसका एकदम है, वो MP में पर है बिल्कुल राजस्थान से पास। इधर इधर, अच्छा, वही मैंने वहां बसों में नाम पढ़ा, नीमच नाम का। अच्छा, बहुत बिल्कुल ही उस बॉर्डर पे है। तो ये क्षेत्र समझ पा रहे हैं आप कौन सा हो गया? राजस्थान का नीमच। मैंने कहा ये नीमच, मैंने समझा पहले राजस्थान में है ये, फिर मैंने देखा ये तो बसें MP की भी आ रखी थी, बिल्कुल बॉर्डर ही है, लोग इधर उधर जाए तो बिल्कुल राजस्थान और MP पास पास पे। अच्छा, नीमच, हाँ मैंने कहा नीमच कौन सा चला। तो ये ध्यान रखिए आप, राजस्थान का ये वाला हिस्सा, कोटा बूंदी, ये हमारे ओम बिरला साहब है यहाँ से MP, राजस्थान के ही हैं ओम बिरला, लोकसभा अध्यक्ष। ये क्षेत्र राजस्थान का देखो जो MP से घिरा हुआ है, ठीक समझ पा रहे हैं? ये क्षेत्र आपको ध्यान रखना। और फिर इधर आप आ जाते हैं, कौन सा पठार आपको पढ़ाया था? मेवाड़ का। कौन सा पढ़ा था आपने? मेवाड़। यहीं कहीं पर उदयपुर शहर है, उदयपुर। चलिए, और इधर आ जाते हैं तो मारवाड़। अब ये मारवाड़ गुजरात से टच हो गया ना, नीचे मारवाड़, और यहाँ अरावली पर्वत जाता है। तो लिख दिया उत्तर, हाड़ौती याद रखना है। अगला प्रश्न बोलिए बेटे, आप बोलिए आयुष। गोदावरी और कृष्णा नदी का डेल्टा, तो ये आ जाइए आप आंध्र प्रदेश। महानदी का उड़ीसा, महानदी गोदावरी, कृष्णा और तमिलनाडु कावेरी। तो 4 मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताई है, इसका डेल्टा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आप बोलिए सर। बिल्कुल, काजीरंगा नेशनल पार्क, याद रखेंगे आप। मिकिर पहाड़ियां इसी का पार्ट है, किसका? जो हमने पढ़ा मेघालय का पठार, उसी की पहाड़ी है। और यहाँ पर असम का बहुत प्रसिद्ध है एक सिंग वाला गेंडा, आपने सुना है। तो ये जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, काजीरंगा नेशनल पार्क, वो बिल्कुल निकट है इसके, ध्यान रखना है आपको। कौन सी पहाड़ी? मिकिर पहाड़ी। और कार्बी एंगलोंग पठार भी आगे आ जाता है। लास्ट क्वेश्चन आप बोलिए बेटे, मैडम आप बोलिए लास्ट क्वेश्चन। एक राज्य में कि एक से ज्यादा राज्य में? पढ़ा है मैंने मैकाल भी कई बार। हाँ बताइए, कौन सी पहाड़ियों के मिलने से बनता है? पहली बात तो मैकाल, 2 पहाड़ियां मिलती हैं तब मैकाल बनता है, ठीक है। और मैकाल श्रेणी जो है, मेनली मैकाल विंध्य और उसकी बात नहीं हुई, ये किस राज्य में पड़ता है? MP छत्तीसगढ़, बिल्कुल सही है। MP छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक बॉर्डर भी बना रहा है वो। और नदी कौन सी निकलती है आयुष बेटे? नर्मदा, सोन, और एक और भी है छोटी, जोहिला। चलिए, तो इसके साथ ही आपका कंप्लीट हुआ। अब आपसे मिलेंगे हम सोमवार को ही, कल तो मेरे ख्याल आपकी उत्तराखंड की क्लास होती है ना? ठीक है, हाँ, जय हिंद।